हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 20 फरवरी और शुरू करते हैं फिल्म्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज है शील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर। अब यह न्यूज में क्या है, दरअसल आपको पता है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेकर। उसमें यह बताया गया कि अडानी ग्रुप ने कई सारे स्टॉक मैनिपुलेशन किए, कई सारी शेल कंपनियां बनवाई, उसके थ्रू इंडिया में पैसा लेके आए ताकि उनके स्टॉक के प्राइस बढ़ सके। तो हुआ क्या, इस रिपोर्ट के बाद में जो अडानी के स्टॉक थे वो एकदम से क्रैश कर गए। तो यहाँ पर नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो आम आदमी था, जो कॉमन इन्वेस्टर था, उसको नुकसान हुआ। और यहाँ पर सेबी का मैंडेट क्या है कि आपको जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो इस पूरे खुलासे के बाद गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था कि जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है स्टॉक मार्केट को लेकर, उसमें कुछ सजेशन लाए जाए, उसमें कुछ रिफॉर्म लेके आया जाए ताकि हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्टैब्लिश किया जा सके और जो फ्रॉड हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके। बट यहाँ पर गवर्नमेंट जो कमेटी बनाना चाहती है, उनके मेंबर्स के जो नाम थे वो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, एक सील्ड कवर में जुडिशरी को देना चाहती थी, क्योंकि वो नाम का खुलासा नहीं करना चाहती थी। तो यहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें इन कमेटी मेंबर्स के नाम को सील्ड कवर में नहीं चाहिए। तो यहीं से पूरा मुद्दा स्टार्ट हुआ। तो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या है? देखिए, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस वो होता है जब सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट के जज कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं एक सील्ड कवर में, मतलब वो चाहते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना किया जाए। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। तो जब आपने देखा होगा राफेल केस में, जब सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दी गई थी राफेल डील के बारे में, तो यहाँ पर जो जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि हमें इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा अगर हम राफेल डील को लेकर, राफेल जेट को लेकर हम कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया और जो इंफॉर्मेशन दी गई वो सील्ड कवर में ली गई, क्योंकि यहाँ पर मसला था नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर को लेकर भी आप जो इन्फॉर्मेशन है वो सील्ड कवर में ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अयोध्या केस में भी गवर्नमेंट ने जो अयोध्या टाइटल का जो डिस्प्यूट था उसमें भी कई इन्फॉर्मेशन सील्ड कवर में दी थी ताकि इस देश की जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिसरप्ट ना हो। कई बार रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डिस्क्लोज ना करने के लिए भी ये सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब हमें प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जानना है कि क्या सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का कोई डेफिनेशन है या किसी लॉ में इसका मेंशन है। तो फिलहाल सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का कोई डेफिनेशन नहीं है किसी भी लॉ में हमारे देश में। बट ये प्रोवाइड करता है रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स और सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये आपको सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो रूल 7 कहता है कि चीफ जस्टिस या फिर कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन सील्ड कवर में चाहिए। मतलब जो अदर पार्टी होती है उन्हें इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जज को सीधे एक सील्ड कवर में दी जाएगी ताकि सिर्फ जज ही उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोज होने से नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या फिर आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम या फिर पब्लिक सर्वेंट का रेपुटेशन स्टेक में हो। तो कुछ कारणों की वजह से सील्ड कवर में वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसी को सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि इसके फायदे क्या है। मतलब आपको किसी रेप विक्टिम की जानकारी छुपानी है या फिर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर का सवाल है, तब ये जस्टिफाइड है। बट इससे होता क्या है कि जो अदर पार्टीज इन्वॉल्व होती है उन्हें अपने आप को डिफेंड करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे कि अयोध्या टाइटल केस में अपोजिशन ने डिमांड करी थी कि ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप अदर पार्टी को नहीं दे रहे हो। ठीक है, इससे उनका केस कमजोर हो जाता है, उनके फेवर में केस नहीं जाता। और दूसरी बात है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब यह है कि जब भी कोई केस होता है या आपके खिलाफ कोई भी केस होता है तो आपको प्रॉपर तरीके से डिफेंड करने का हक मिलना चाहिए। जब आपसे जानकारी छुपाई जाएगी तो इसका मतलब आपको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पर। उसके बाद फंडामेंटल राइट टू नो। हमारे देश में फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू नो का, बट आपसे अगर ये बात छुपाई जाती है तो आपका जो फंडामेंटल राइट है राइट टू नो का वो वायलेट हो जाता है। इसके बाद में जो जुडिशियल इंस्टीट्यूट है उसी की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओपन कोर्ट प्रिंसिपल फॉलो होता है। मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर आप वहां जाकर भी प्रोसीडिंग अटेंड कर लेते अगर जज आपको अलाउ करते हैं तो क्योंकि ये ओपन कोर्ट है, हम यहाँ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि आपको जो न्याय मिल रहा है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से मिल रहा है। तो ये कुछ कॉन्स हो गए। अब चूंकि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस न्यूज में था तो आपसे सिंपल सा यूपीएससी का सवाल पूछ सकती है, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या है, या फिर हमारे लॉ में ऐसा कुछ प्रोविजन है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर, तो आपको यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर है। तो अब स्पेशल मैरिज एक्ट न्यूज में क्यों है? दरअसल यहाँ पर जो बॉलीवुड अभिनेत्री है स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं फहद अहमद, इन दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों ने शादी कर ली। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, क्योंकि ये न्यूज में है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका शादी है, अडॉप्शन हो गया, तलाक हो गया,
तो ये जो धार्मिक क्रियाएँ होती हैं, ये जनरली आपके धर्म के द्वारा डिसाइड की जाती है, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग की जाती हैं। और इनको रेगुलेट करने के लिए आपके पर्सनल लॉज़ होते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स में मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है 1954 और द हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 होता है, जो आपके शादी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप शादी करना चाहते हो और लड़का और लड़की के यहाँ पे धर्म अलग, रिलीजन अलग है, एक सपोज़ करो एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, तब आप मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये है, अगर आपको इन एक्ट के तहत शादी करनी है, तो आपका एक धर्म होना चाहिए। मतलब लड़का और लड़की दोनों एक ही धर्म के होना चाहिए, तब जाके आप इन एक्ट के ज़रिए शादी कर सकते हो। पर प्रॉब्लम आती है जब लड़का और लड़की दोनों का धर्म अलग है और दोनों अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहते, तब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को बनाया। तो ये जो शादियाँ होती हैं इस एक्ट के तहत, तो इसमें स्टेट की डायरेक्शन मानी जाती है। इसमें स्टेट का सैंक्शन होता है, ना कि रिलीजियस सैंक्शन होता है इसमें। मतलब यहाँ पर आपको अपना धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लड़का-लड़की अलग-अलग धर्मों के हैं, फिर भी आप शादी कर सकते हो इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का यूज़ करके। तो ये इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करता है, बिना उनके धर्म को बदले हुए, और इस एक्ट का यूज़ हर धर्म के लोग कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। यहाँ पे सेक्शन 4 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, मतलब कि दोनों ही जो लोग हैं, उनको पहले कंसेंट देना होगा, ठीक है? किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर और साउंड माइंड के होंगे। एक ऐसा नहीं होगा कि एक एक व्यक्ति जो कि मेंटली अनस्टेबल है, आप उसके साथ इस एक्ट के तहत शादी नहीं कर सकते। इसके बाद जो मिनिमम एज होगी, वो 21 होगी मेल्स के लिए और 18 होगी फीमेल्स के लिए। अभी जो लड़कियों के लिए जो मिनिमम एज थी, उसे 21 कर दिया गया है, बट अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो फिलहाल के लिए 18 एज ही है। इसके बाद सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, अगर आप अनडिवाइडेड हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन धर्म से आते हो, तब इस शादी का प्रभाव ये होगा आपकी फैमिली पर कि आप अपनी फैमिली से जो इनहेरिटेंस राइट है, उसको लेकर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इस शादी का ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी फैमिली पर। तो ये बेसिक फैक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती को लेकर है, जिसे शिव जयंती भी बोला जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती क्या है कि इस दिन को हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने ही मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, मराठा एम्पायर के ग्लोरी को रिस्टोर किया, और उनके करेज को, उनके वॉरियर के रोल को एक्नॉलेज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम शिव जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। अब पहला फैक्ट ये है शिव जयंती को लेकर कि इस शिव जयंती को स्टार्ट करने की जो प्रथा है, वो स्टार्ट की थी ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। मतलब कि हमारे जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, उन्होंने 1870 में इस शिव जयंती को इनिशिएट किया था। अब बेसिक फैक्ट जान लेते हैं शिवाजी महाराज को लेकर। उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में एक एस्टैब्लिश्ड नेवी थी, ताकि वो उनके कोंकण साइड को डिफेंड कर सके महाराष्ट्र की। मतलब इनको पता था कि नेवी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एक नेवी को एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद ये सेकुलर रूलर थे, मतलब इनके कई जो सोल्जर थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और शिवाजी महाराज खुद वुमेन्स के काफ़ी सपोर्टर थे, उनके ऑनर को काफ़ी महत्व देते थे, और कोई भी अगर वुमेन्स के साथ बदतमीजी होती थी या उनके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार होता था, उसके लिए सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अष्टप्रधान बोला जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट यूपीएससी ने पूछ रखा है। तो शिवाजी महाराज का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, उसे अष्टप्रधान बोला जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि वो इनके रिकमेंडेशन को मानने के लिए मजबूर नहीं थे। इन्हें माउंटेन रेड भी बोला जाता है, क्योंकि इनके जो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स थी, इसके कारण वो कई बार किसी भी किले से बाहर निकलते थे, किसी भी जेल से बाहर निकल जाते थे, इसीलिए माउंटेन रेड बोला जाता था। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, जो यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल रिसेंटली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन थी जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल को लेकर, वो अब एक्सेप्ट कर ली गई है। मतलब अब तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, वो अब इस एपलेट ट्रिब्यूनल में सॉल्व किए जाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उस मुद्दे का निपटारा हो सके। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे जीएसटी के अंदर, वो अब ये एपलेट ट्रिब्यूनल देखेगी, ताकि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ताकि हाईकोर्ट और अन्य किसी भी कोर्ट में जीएसटी के मैटर्स काफी देर तक पेंडिंग ना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कोर्ट में 2.3 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो ऐसे में जीएसटी के केसेस भी अगर पेंडिंग होने लगे, तो ऐसे में जीएसटी का जो पूरा इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो अगर हम जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि इसे बनाया जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 109 है, वो मैंडेट करता है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, साथ ही साथ इसकी बेंचेस भी बनाई जाएंगी। एक मेन बेंच होगी जीएसटी की, जो न्यू दिल्ली में होगी, और बाकी रीजनल बेंचेस होगी, जिसके फॉर्मेशन में लेके स्टेट डिसाइड करेगी, बट उसका फाइनल अप्रूवल जीएसटी काउंसिल देगी। यही जो अथॉरिटी होगी, वो सारे जीएसटी लॉस के रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो रिजॉल्व करेगी।
नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एक बेंच जो होगी वो 2-3 स्टेट को कैटर करेगी, और जो प्रिंसिपल बेंच होगी जो दिल्ली में होगी, उसमें 2 टेक्निकल मेंबर होंगे और 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, और स्टेट और सेंटर के जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, और जो स्टेट की जो बेंचेस में जो मेंबर होंगे वो उसी स्टेट को बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर जो चारों मेंबर होंगे वो जरूर नहीं कि एक साथ बैठ के पूरे केस को हियर करे, वो किसी भी केस की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यूज को देखते हुए, थ्रेशोल्ड को देखते हुए चारों मेंबर को बैठना है नहीं बैठना वो डिसाइड करेंगे। तो जब ये ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो इसके फैक्ट और ज्यादा सामने आएंगे, तब हम उसको और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको सिर्फ अप्रूवल मिला है, अभी पढ़ना बाकी है, तब इसको हम और अच्छे से देखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स में पूछा था। क्वेश्चन है, द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड फॉर। तो ये जो कॉमन कार्बन मेट्रिक है जिसे यूएनईपी ने सपोर्ट किया है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑप्शन है एसेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बिल्डिंग्स की जो कार्बन एमिशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अच्छा रखते हो, उसके कंस्ट्रक्शन से लेके उसके मेंटेनेंस में अगर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन का ध्यान रखते हो, उसके हीटिंग के, उसके कूलिंग में, वेंटिलेशन में, लाइटिंग में और अप्लायंस में आप एनर्जी का ध्यान रखते हो, तब आप उसके जो कार्बन का फुटप्रिंट है बिल्डिंग्स का वो कम कर सकते हो। तो ये जो कार्बन मेट्रिक है वो यही वेरीफाई करती, मेजर करती है कि पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है और कितना सेव करती है हमारे अर्थ को, और कितने क्लाइमेट फ्रेंडली है। तो इसी बात को वेरीफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए ये कॉमन कार्बन मेट्रिक लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।